नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव अपने नियमित क्लास में इलेक्ट्रोहोपैथी जानिए और समझिए, प्रचार और प्रसार कीजिए के क्रम में आपके बीच हूँ। आप सबकी भारी भीड़ ने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के संदर्भ में हमसे रिपीट चैप्टर्स की बात की थी। इससे पहले कि मैं इस चैप्टर पर चर्चा करूं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ये एक विस्तृत क्षेत्र है। जैसे ईश्वर के बारे में कहा जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, बिल्कुल उसी पैटर्न पर, उसी रुख में, उसी रूप में मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोहोपैथी जानने और समझने के लिए आपको हरि के इस कथा को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन बात यही है कि इस कथा का कहाँ शुरू किया जाए और कहाँ अंत किया जाए। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एक इतना विस्तार क्षेत्र है जिसको बहुत कम समय में, संक्षिप्त समय में आप तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैंने दो प्रयास किए। पहला प्रयास किया जब मैंने 17 अप्रैल 2020 से अपने इस ऑनलाइन फ्री क्लास का आरंभ किया था, तो मैंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से ही आरंभ किया था और लगभग 65 क्लास मैंने इस पर लिए थे। दूसरा प्रयास मैंने किया कि अपनी हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोपैथी में मैंने संक्षेप में आप सबको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बताने का एक बीड़ा उठाया, और वो इस उद्देश्य से उठाया था, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि हमारे गोंडा के एक वरिष्ठ साथी डॉक्टर एस त्रिपाठी, जिन्होंने मेरी हैंडबुक नहीं देखी थी पहले, और उन्होंने जब वो मेरे घर पर आए तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अनिल, वर्तमान में इलेक्ट्रोहोपैथी में जब भी आप कोई बुक अगली लिखें तो उसमें आप इलेक्ट्रोहोपैथी के नवोदित स्टूडेंट्स के स्टैंडर्ड्स को देखते हुए आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के चैप्टर भी डालिए। तो मैंने उनसे कहा कि मुस्कुरा करके कि आपने मेरी हैंडबुक नहीं देखी, क्योंकि हैंडबुक में मैंने उतना सब कुछ दे दिया है जितनी जरूरत इलेक्ट्रोहोपैथी के चिकित्सकों को एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की होनी चाहिए। फिर लगातार मैंने आपसे फार्मेसी पर बात किया, विभिन्न पौधों पर बात किया, इलेक्ट्रोहोपैथी के पौधों में अपनाए जाने वाले जो विशिष्ट पौधे हैं 115 पौधे, उनकी फैमिली के बारे में, उनके गुणों के बारे में, फिर उनके आपस के मिलाने के बारे में, फिर दवा बनाने के बारे में बहुत कुछ बताया गया। मैटेरिया मेडिका में मैंने एक एक औषधियों के बारे में डिस्क्रिप्शन आपसे किया, किन औषधियों में कितने पौधे मिलाए गए हैं, उन पौधों का क्या रेशियो है, कैसे वो बनाए जाते हैं, यानी इन सब बातों पर चर्चा मैं अपने पिछले 700 से अधिक हो चुके क्लासों में कर चुका हूँ। फिर आपकी डिमांड पे मैंने शुरुआत किया विभिन्न प्रकार के अंग्रेजी नामों से बनने वाले रोगों पर और उनके लक्षण, उनकी शिकायतों के आधार पे औषधियों का चयन करना। मैंने उसी दौरान आपको इलेक्ट्रोहोपैथी के 3 विशिष्ट फार्मूले चार्ट बताए थे, जिसमें हमने L2, L3 और CNS में केवल 9 औषधियों के चुनाव की बात की थी। ये तमाम बातें हमारे पिछले क्लासों में हो चुकी हैं। फिर भी आप सब ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि एक बार फिर से शॉर्ट में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स उठाए जाने चाहिए, जिससे जो लोग नए साथी जुड़े हैं उनको कुछ अधिक जानकारी हो। हालांकि मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि इस क्लास में केवल हमारे इलेक्ट्रोहोपैथी के स्टूडेंट ही नहीं जुड़े हैं, तमाम हमारे अन्य जो चिकित्सा क्षेत्र से अलग हैं, हमारे तमाम अन्य श्रोता भी जुड़े हैं, जो विभिन्न प्रकार के, कुछ तो विज्ञान के क्षेत्र से हैं, कुछ विज्ञान के अदर क्षेत्र से हैं या अन्य कला क्षेत्रों से हैं, लेकिन फिर भी वो इस क्लास का स्वागत करते हैं। तो सबके लिए, सबकी मांग पर मैं आज आरंभ कर रहा हूं इलेक्ट्रोहोपैथी में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के कुछ शॉर्ट नोटेबल पॉइंट, जिनको हम ये कह सकते हैं कि नोटेबल पॉइंट्स हैं, जिनको हम मान लें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। और आज का चैप्टर हम एक कॉमन चैप्टर के बारे में आपसे बात करेंगे, लीवर, उसकी रचना और लीवर के प्रमुख कार्यों के बारे में। लीवर हमारे शरीर का एक सबसे बड़ा अंग तो है ही, ये एक सबसे बड़ी ग्रंथि भी है।
लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ये चौड़ी होती है और लगभग 1.5 किलो वजन की ये हमारे डायाफ्राम के ठीक नीचे एक विसरल पेरिटोनियम से ढकी हुई एक ग्रंथि है जो दो पार्ट में डिवाइड है। हालांकि 3 पार्ट बन जाते हैं उसके लिए हम फिलहाल राइट लीवर और लेफ्ट लीवर की बात कर लेते हैं। और जो तीसरा पार्ट है उसका धंसा हुआ पार्ट होता है जहां पे गॉल ब्लैडर लटका होता है। राइट लीवर लेफ्ट की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है। लीवर की अगर हम लीवर के दोनों के बीच में एक फलसी फॉर्म की एक लिगामेंट होती है जो राइट और लेफ्ट को अलग करती है और यही लिगामेंट जा करके डायाफ्राम के ऊपर लगा होता है। डायाफ्राम जैसा आपको पता है कि हमारे पसलियों के ठीक नीचे एक इस पार से उस पार एक लेयर है जो पड़ी हुई है या एक पर्दा है। उस पर्दे के ऊपर हमारा ऊपर का पार्ट है जहां पे हार्ट और लंग्स रुके हैं और नीचे लीवर हमारा लटका हुआ है राइट साइड में। और लीवर चूंकि 22 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, 25 सेंटीमीटर तक किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों में पाया जाता है, वजन भी इसका ज़्यादा है, तो इसको 2 पार्ट में करके प्रकृति ने थोड़ा सा भार को बैलेंस में किया है, बॉडी को बैलेंस में किया है। लीवर की जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं चूंकि लीवर के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत चर्चा आप अपनी किताबों में पढ़ लें। मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं कुछ महत्वपूर्ण बातें। लीवर की कोशिकाएं जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जिनको हम हिपैटिक सेल कहते हैं, इस हिपैटिक सेल के जो गुच्छे होते हैं वो आपस मिल करके एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, खटकोणीय आकार, जिनके बीच बीच में आप कह सकते हैं कि इनकी दीवारों पर हिपैटिक सिनु विसरल पाए जाते हैं जिसमें हिपैटिक वेन और हिपैटिक आर्टरीज ये दोनों प्रवेश करते हैं और इस सिनस में ब्लड भरा होता है, आरबीसी का संग्रह होता है। यहीं से निकल करके जो हिपैटिक डक्ट होती है ये आगे की ओर बढ़ करके जा करके गॉल ब्लैडर से मिलती है, लेकिन उसके बीच में इन्हीं कोशिकाओं के अंदर आरबीसी भी बनती है और इन्हीं कोशिकाओं के अत्यधिक सेक्रेशन से फिर जाकर के बाइल भी बनता है जिसे हम पित्त कहते हैं। यानी लीवर का दोनों ही काम है, आरबीसी का निर्माण भी करना, आरबीसी का विखंडन भी करना, जो पुरानी आरबीसी हो जाती है उन कोशिकाओं का विखंडन करना, हीमोग्लोबिन को का सिंथेसिस करना जिसमें बाइलिरुबिन और बाइलिरुबिन का बनाना, कोलेस्ट्रॉल को अलग करना, ये तमाम प्रक्रियाएं इन्हीं हिपैटिक कोशिकाओं के बीच में होती हैं और वहां से पित्त रस बनता है जो जाकर के गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। पित्त रस चूंकि हिपैटिक सेल्स बनाती हैं, हिपैटिक कोशिकाओं के विभिन्न प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बनता है, इस नाते पित्त रस गाढ़ा होता है और गाढ़ा होने के बाद जब गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है तो उसके नीचे तलछट जम जाती है। वो तलछट जिसको आप प्रेसिपिटेट कह सकते हैं, नीचे जाकर के वो जम जाती है और अगर वो थोड़ा दिन ज़्यादा टाइम तक वहाँ रुक गया या कुछ घंटों से ज़्यादा रुक गया तो वो टाइट होकर के कंसंट्रेट एज ए स्टोन हो जाता है जो नीचे की ओर सतह बनता जाता है। तो गॉल ब्लैडर का आयतन भी कम होता जाता है अंदर की ओर, चूंकि वो नीचे की ओर जमता जाता है। इसलिए गॉल ब्लैडर के अंदर का जो स्टोन होता है, हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों से गॉल ब्लैडर के स्टोन को जमे हुए उस कंसंट्रेट पार्ट को हम टुकड़े टुकड़ों में तोड़ करके उसको डाइल्यूट करते हैं। पहले समझने का प्रयास करें कि गॉल ब्लैडर हमारे अन्य चिकित्सा पद्धतियों में गॉल ब्लैडर स्टोन होने पर उसको ऑपरेट करके निकाल देते हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चूंकि जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो वापस किसी प्रणाली में नहीं जा सकता है, हम उसको जो पित्त रस है उस पित्त रस के माध्यम से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर करके हम उसको अपने स्टमक में की तरफ उसको आगे बढ़ाते हैं। तो और ये चूंकि क्षारीय होता है और उधर से एसिडिक मीडियम से भोजन आता है, तो एसिडिक मीडियम से क्षारीय मीडियम को चेंज करने के लिए भी हमको बाइल जूस की जरूरत पड़ जाती है। इसलिए बाइल जूस एक बहुत महत्वपूर्ण
रस है जो हमारे पाचन क्रिया में ही में कार्य करता है, और इसका सेक्रेशन हेपेटिक कोशिकाएं यानी लीवर की कोशिकाएं करती हैं। यहां तक बात आपकी समझ में आया है। जो हेपेटिक कोशिकाओं में जहां पर ब्लड को एकत्र करते हैं, जहां पे ब्लड की छोटी छोटी जो एक तरीके से जिसको हम कह सकते हैं छोटे छोटे पैकेट्स हैं, गुब्बारे हैं टाइप के, जहां पर ब्लड को एकत्र किया जाता है, उसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उसमें फैगोसाइट सेल्स भी बनती हैं जो विभिन्न जीवाणुओं का अभिभक्षण करती हैं और हीमोग्लोबिन का विखंडन भी करती हैं। जब जो ब्लड की सेल्स डेड हो जाती हैं, आरबीसी जो डेड हो जाती हैं, उनकी आरबीसी की एक लाइफ साइकिल है, उस लाइफ के बाद वो डेड होती हैं तो उसका विखंडन करके उसको समाप्त करने का काम भी हेपेटिक सेल्स ही करती हैं। ये थोड़ा थोड़ा जो बातें हैं ये मैं आपको बता दूं। इनके जो आरबीसी के विसरल्स होते हैं, जिसको हम सैटेलाइट या कुफर सेल्स कहते हैं, इनका पूरा का पूरा समावेश होता है उसमें। आप अगर आपको आप एनाटॉमी उठा करके देखेंगे लीवर की एनाटॉमी, तो वहां पे आपको इसको दिखाई पड़ेगा। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम आपसे कर लें कि राइट लीवर और लेफ्ट लीवर से एक एक नली निकलती है, जिसको आप डक्ट कह सकते हैं। फिर वो आगे आकर के दोनों आपस में मिलकर के एक कॉमन डक्ट बनाती हैं, और वो कॉमन डक्ट वहां से निकल करके फिर वो गाल ब्लैडर में जाती है, और गाल ब्लैडर उसको हम सिस्टेटिक डक्ट कहते हैं। ये जो सिस्टेटिक डक्ट है ये अब बाइल को एकत्र करके लाके गाल ब्लैडर में छोड़ देती है। यहां तक का एक संक्षिप्त सा परिचय है। अब हम लीवर के कार्यों पर थोड़ा सा नजर डाल लें। लीवर का जो सबसे बड़ा काम है वो है सेक्रेशन ऑफ बाइल। लीवर बाइल को सेक्रेट करता है। बाइल में मैंने जैसा आपको कहा है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बाइलिरुबिन भी होती है, हिपैरिन भी होती है। तमाम तरीके के अगर कार्यों को थोड़ा सा और डिटेल में आप जानना चाहें तो इसमें लिसाइसिन होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, बाइल साल्ट होता है, बाइल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, ग्लाइकोलेट होता है। तमाम तरह के कंपोनेंट्स या इसमें मिले होते हैं, जिसके अलग अलग कार्य हैं और अलग अलग कार्यों पर चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। चूंकि शॉर्ट में हम इसको आपको बता रहे हैं कि मुख्य कार्य इसका है कि सेक्रेशन ऑफ बाइल। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। लीवर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। लीवर फैट का मेटाबॉलिज्म करता है। डीएमिनेशन ऑफ एमिनो एसिड। लीवर का एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि एमिनो एसिड को कलेक्ट करके, तोड़ करके, डीएमिनेट करके नाइट्रोजन को, अमोनिया को अलग करना, और अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो ब्लड में आती है, ब्लड के थकी हुई कोशिकाओं से जो थकी हुई कोशिकाओं की जो एनर्जी रिलीज होती है, वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को मिलाकर के ये यूरिया बनाती है। और यूरिया के साथ जब पानी मिल जाता है, हमारे ब्लड से छना हुआ जो पानी है, जो किडनी से पानी निकलता है, तो उसमें यूरिया प्लस पानी मिलकर के यूरिन बन जाता है। यानी अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू यूरिया, एंड यूरिया प्लस वाटर इज इक्वल टू यूरिन। ये एक शॉर्ट में बता रहा हूं, इसको केमिस्ट्री की भाषा में ना समझे, आम बोलचाल की भाषा में समझ लें कि डीएमिनेशन ऑफ अमोनिया, एमिनो एसिड से एमिनो एसिड का डीएमिनेशन होता है, एमिनो एसिड टूटता है और उसका विखंडन होता है, और विखंडन होने के बाद ये अमोनिया में बदलता है। अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब पानी मिल जाता है तो यूरिन के रूप में हमारे शरीर से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। यानी ये सब प्रकृति की बनावट है। प्रकृति के कार्यों पर हम कभी संदेह नहीं कर सकते। हम कभी भी हम एक बार चर्चा आपसे कर रहे थे कि ईश्वर और मानव में क्या अंतर है। मानव जैसे पहले 3G का मोबाइल आया, फिर वैज्ञानिकों को महसूस हुआ, उसके शोधकर्ताओं को महसूस हुआ कि इसमें कुछ कमियां रह गई हैं, इसको 4G में बदलना चाहिए। फिर उनको 5G में बदलने का ध्यान आया। अभी आगे हो सकता है 6G, 7G, 8G चला जाए। इसी तरीके से आपके पहले उन्होंने कोई कंपनी कार बनाती है तो पहले उसने सिंपल कार बनाया, फिर उसमें AC बनाया,
फिर उसमें उसने जो आपके एयर बैग होते हैं उसको लगा दिया, स्टीयरिंग का तरीका बदल दिया, यानी नए नए मॉडल में नए नए परिवर्तन करते चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि क्या हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क क्या पहली बार में ही कुछ ऐसा नहीं बना सकता था कि हमको उस कार में कभी कोई परिवर्तन ना करना पड़े? शायद नहीं। लेकिन प्रकृति को देखिए, आदिकाल से अनादिकाल से क्या प्रकृति ने कभी ये विचार किया कि दो आंखें आगे हैं तो दो आंखें पीछे लगा दे, भाई पीछे वाला भी हम देखते रहें? शायद प्रकृति ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि प्रकृति ने हमारे शरीर का डेवलपमेंट किया, हमारे शरीर का स्ट्रक्चर दिया, लेकिन दिमाग का डेवलपमेंट हम अपने कार्यों से करते हैं। जो जो कार्य आवश्यकताएं बढ़ती हैं त्यों त्यों हमारे दिमाग का डेवलपमेंट होता है। अगर हमारे पास क्यों और कैसे का सवाल ना आए तो हमारा मस्तिष्क या हमारा ब्रेन डेवलप नहीं करेगा, और जब ब्रेन डेवलप करता है तो हम अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शोध कार्यों में आगे बढ़ते हैं। लेकिन ईश्वर में यही अंतर है, मानव शोध करता है और ईश्वर ने शोध का अंत भी पता है उसे, इसलिए उसने जो रचना बनाई है, जिस तरह बनाई है, वो बिल्कुल परफेक्ट बनाई है। आज लीवर आज नहीं बना है, गॉल ब्लैडर आज नहीं बना है, कितने हजारों साल पहले इस पृथ्वी पर एनिमल आया है, और जहां से लीवर के बनने की शुरुआत हुई है जिन प्राणियों से, और जहां पर डेवलप करते करते हम मानव तक आ गए हैं, तो लीवर के फंक्शन जहां से शुरू हुआ है वहां भी डीएमिनेशन ऑफ एमिनो एसिड था, और आज भी डीएमिनेशन ऑफ एमिनो एसिड का ही एक फंक्शन लीवर का बना हुआ है। हम अगर बात कर लें डिसफंक्शन ऑफ आरबीसी और डिसफंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, जब ये भी काम लीवर का है कि हीमोग्लोबिन अगर विखंडित हो रहा तो उसको तोड़ना है बाइलिरुबिन में, बाइलिरुबिन में, और दूसरा है सेक्रेशन ऑफ हिपैरिन। हिपैरिन का कार्य आपको पता है, रक्त के जमने में हिपैरिन का एक बहुत बड़ा रोल है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे। सेक्रेशन ऑफ विटामिन डी, ई और के, ये सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, ई, के का, यानी लीवर का योगदान विटामिन के माध्यम से भी है। हालांकि लीवर में कोई एंजाइम्स नहीं निकलते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा पाचक रस, जिसको हम कह सकते हैं बाइल जूस के रूप में निकालता है, जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है माध्यम को, मीडिया को चेंज करने के लिए। अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में भोजन को सुरक्षित रखता है, और बाइल क्या करता है, भोजन को या बहुत देर तक सड़ने से रोकता है मीडिया को चेंज करके। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट लेकिन संक्षिप्त कार्य मैंने आपको बताए हैं लीवर की संरचना के बारे में और उसके कार्यों के बारे में। आज के लिए बस इतना ही रखिए, फिर मिलते हैं पैंक्रियाज के कार्य, उसकी संरचना के साथ। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।